दोस्तों आज हम आ गए हैं बिहार में उपस्थित किशनगंज के पास कनकी धाम। बाबा रामदेव जी का एक मंदिर है जो कि विष्णु के एक अवतार है, भगवान विष्णु के। उनके मंदिर हम आ गए हैं। बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर है ये। आइए इस मंदिर में ये आने का प्रवेश पथ है, ये लंबा रास्ता है मंदिर में जाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हमारा जूता स्टैंड है, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल खोल सकते हैं। ये यहाँ पे ऑफिस आ गया है, यहाँ पे आप कुछ भी इंक्वायरी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे पानी जल भी है पीने का, और आते ही एक बच्चों का पार्क भी दिख रहा है हमें, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और सुंदर सा पार्क बना हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 2022 का, यहाँ पे नया साल का। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, रहने की भी व्यवस्था है यहाँ पे। आपको किशनगंज रेलवे स्टेशन में आके बाहर से ऑटो पकड़ना पड़ेगा। ऑटो पकड़ के आपको 15 किलोमीटर है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। आप यहाँ पे कनकी धाम आ सकते हैं। ऑटो वाला 100-150 रुपये लेगा आपसे, रिजर्व करके आ सकते हैं आप। और ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है मंदिर। ये है हमारा मुख्य मंदिर, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है ये मंदिर। मंदिर का साइड व्यू, बहुत ही अच्छा पार्क, बहुत ही शानदार पार्क बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे शायद फाउंटेन है, रात को वाटर शो शायद होता होगा, पता नहीं मुझे। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है बाबा का दरबार। ये मंदिर के ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये आपको मंदिर के अंदर का व्यू दिखाते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे पूरे उनके जीवन की कथा को व्यक्त किया गया है चित्रों के माध्यम से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हर एक चित्र कुछ ना कुछ इनके जीवन से जुड़े हुए वाक्य को बताती है, दर्शाती है। बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पे देखने को मिलती है। हर एक चित्र कुछ अलग बात कहती है, हर एक चित्र से कुछ अलग देखने को मिलता है। उनके पूरे जीवन के व्याख्यान यहाँ पे की हुई है। और आपको मुख्य मंदिर के दर्शन भी करा देते हैं। जय बाबा रामदेव। ये गणेश जी का भी एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। चलिए आपको अंदर से दर्शन कराते हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये। और ये हमारे गणेश जी महाराज। हम यहाँ पे एक रात होल्ड किए थे, इसलिए आपको नाइट व्यू भी यहाँ पे दिखा देते हैं। क्योंकि ये एक न्यू ईयर का टाइम था 2022 का, तो यहाँ पे काफ़ी सजावट की गई है और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है इस मंदिर में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस मंदिर में आप वीडियो में जो भी देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं होगा जो भी आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर इस मंदिर में एक बार आइए, बाबा के दरबार में अपना माथा टेकिए और देखिए बाबा की कृपा आप पे बरसेगी, ज़रूर बरसेगी। रात का व्यू है ये मंदिर का, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मंदिर। गणेश जी का मंदिर है, मतलब जितना कहूँ कम है इस मंदिर के बारे में। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है ये मंदिर।
ये मंदिर की गौशाला है, गौ माता की जय। यहाँ पे आप व्हीकल लेके आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। मेन मंदिर के जस्ट अपोजिट में है। यहाँ पे गौ माता का एक झूला बनाया हुआ है बछड़े के लिए, उनके बछड़े के लिए। ये हमारी प्यारी गौ माता है। अंदर बहुत सारी गायें हैं। ये है कनकी धाम रामदेव जी का मंदिर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक अलग टाइप का वीडियो होगा। इसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो देशों का। जो दो देश का नाम है इंडिया और एक जापान। आप सोचेंगे कि इंडिया और जापान के बीच में कैसा कंपैरिजन। इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, विशालकाय देश है, और जबकि जापान एक छोटा सा देश है, अगर आपने मैप देखा होगा तो चलिए देखते हैं हमारे डेटा क्या बताते हैं इन दोनों देशों के बारे में। दोस्तों, इंडिया की जो डेमोग्राफिकल एरिया है वो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और जबकि जापान की एरिया सिर्फ 3,77,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो डेमोग्राफिकल एरिया है, इन दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो रिसेंट डेटा है, ना कि इस वीडियो के अपलोड करने के दिन के डेटा, बट लास्ट के कुछ वर्षों के डेटा है, जैसे 2019 के, 20 के, 21 के डेटा है। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 2.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर है, और जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है अपने आप में। लेकिन जो जापान की जीडीपी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, वो 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी कम है जापान की जीडीपी के सामने, जबकि जापान एक काफ़ी छोटा देश है और इंडिया एक काफ़ी बड़ा देश है। तो आइए बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। जो जापान ने एक्सपोर्ट किया था 2021 में, 2021 में, वो था 674 बिलियन यूएस डॉलर का, और जबकि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था 2021 में वो था सिर्फ 474 बिलियन डॉलर। मतलब करीब करीब 200 बिलियन डॉलर का यहाँ पे फ़र्क दिख जा रहा है सामने, जो जापान और इंडिया के एक्सपोर्ट्स में है। तो आप देख सकते हैं कि जापान किस परिमाण में एक्सपोर्ट करता है विदेशों में। जब हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स इन यूएस डॉलर में, तो आइए देखते हैं कि जापान और इंडिया की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले कैसी है। तो डाटा ये बताता है कि जो इंडिया की करेंसी है उसके एक यूएस डॉलर में इंडिया के 76 रुपये आ जाते हैं, और जबकि एक यूएस डॉलर में जापान के 130 येन आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग है जापान के कंपैरिजन में। ये जापान इसलिए करता है ताकि उसका एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, क्योंकि जितनी फॉरेन करेंसी की कम होगी, डिवैल्यू होगी जापान की, उतने ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उतने ही ज़्यादा देशों में जापान के एक्सपोर्ट की डिमांड रहेगी। और जितना ही करेंसी स्ट्रांग होगी एक देश की, तो एक्सपोर्ट उतना कम होता जाएगा। जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो सबको पता है यहाँ कौन जीतने वाला है। ऑब्वियसली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है जापान के कंपैरिजन। इंडिया की पॉपुलेशन मानी जाती है कि 138 करोड़ है, और जबकि जापान की मानी जाती है कि सिर्फ 13 करोड़ है। तो देख सकते हैं कि जापान और इंडिया की करेंसी में कितना बड़ा अंतर है। जब बात करते हैं हम एक्सटर्नल डेट की, जो कर्जा है वो जापान और इंडिया का कितना है, तो जापान का जो कर्जा है 4642 बिलियन यूएस डॉलर का है 2021 के हिसाब से, और इंडिया का जो कर्जा है वो 620 बिलियन यूएस डॉलर का था 2020 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है उसमें इंडिया की रैंक 136 आई है, लेकिन जापान की सिर्फ 55। जापान हम लोग से मच बेटर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर बात करते हैं तो इंडिया की 21% पॉपुलेशन बीपीएल कैटेगरी में आ जाती है, जबकि जापान की सिर्फ 1.4% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, गरीबी रेखा के नीचे आती है। जापान के स्टॉक एक्सचेंज में जो करेंसी ट्रेड होती है, जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, इक्विटी ट्रेड होती है, उसकी वैल्यू 5.67 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और इंडिया में के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है उसका वैल्यू है 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मतलब जापान छोटा सा देश तो जरूर है, लेकिन वाकई में इसके जो डेटा है वो कई डेटा इंडिया को भी बहुत मार्जिन से मात देते हैं। जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो जापान एक बहुत ही माना जाता है कि उन्नत देश है इंडिया से। तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जो होता है, जो कि मतलब टेक्नोलॉजी और जो भी इनोवेशंस होती है सबको मिला के होता है, उसमें जापान की रैंक काफ़ी अच्छी है इंडिया से।
जापान की रैंक 13 है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली और इंडिया की रैंक 46 है। इंडिया ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है अपनी इस रैंक को, लेकिन अभी भी जापान से काफ़ी पीछे है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इंडिया और जापान के बीच में जो कंपैरिजन है, अगर आप किसी और देश के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। जानेंगे हम कि ये क्या स्कीम है, किस लिए पूरे देश में इसको लेके इतना बवाल मचा हुआ है, क्यों इसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, क्यों आई है ये स्कीम। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। बात 2019 की है, जब कोविड-19 पूरे दुनिया भर में फैला हुआ था। इंडिया में जब ये पूरे पीक पे था, तब उस समय इंडियन के आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट बंद थी 2 साल के लिए। अब 2 साल बाद जब कोविड थोड़ा कम हुआ है तो आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट वापस से शुरू की जा रही है। इन 2 सालों में हर साल 50-60 हजार आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनकी वापस भर्ती हो नहीं रही थी 2 सालों में। तो 2 साल में काफी सोल्जर्स रिटायर हो गए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जून 2022 में भारत सरकार एक स्कीम लेके आई जिसका नाम था अग्निपथ स्कीम, जो आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिए है। और ये स्कीम ना तो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेश की, ना इसके वाइट पेपर्स को शो किया गया, ना किसी से डिस्कस किया गया ओपोनेंट से या कहीं पे भी, और सीधा इसको पास करने की। जैसे ही 15 जून 2022 को इस स्कीम की अनाउंसमेंट हुई कि ये सितंबर से लागू होने वाली है, देश भर में हड़कंप मच गई। लोग जगह जगह विरोध करने लगे। लोग विरोध करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करने लगे, जैसे कई ट्रेन्स को जला दी, कई बसेस को जला दी, कई जगह तोड़फोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी में, कई पुलिस स्टेशन में कार्स को आग लगा दी। पूरे देश भर में कई राज्यों में ये हिंसक झड़प चालू हो गई, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और साउथ में और काफी सारे स्टेट्स में चालू हो गई। आइए समझते हैं इस स्कीम में होता क्या है। इस स्कीम में जो भी सोल्जर्स हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो उन रिक्रूटमेंट सोल्जर्स को हम लोग अग्निवीर कहेंगे। वो अग्निवीर जो होंगे उनकी नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होगी। तो 4 वर्षों में स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं वो उनकी ट्रेनिंग्स में जाएंगे। उसके बाद कुछ महीने उनके जो एनुअल लीव्स और वगैरह होती है तो वो सब मिल जाएगी, और ये सब मिला जुला के उनका जो टेन्योर होगा वो सिर्फ 4 वर्ष का होगा। ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस में होगा, जो वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए है ये, और मेल सोल्जर्स के लिए और फीमेल सोल्जर्स के लिए, दोनों के लिए है। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो करीब 5 लाख के करीब होगा एनुअल, और 4 साल में बढ़ते बढ़ते ये 7 लाख तक लगभग जाएगा। इस स्कीम के तहत जितने भी रिक्रूटमेंट होगी उनमें से 75% जो सोल्जर्स होंगे उनको 4 वर्षों के बाद निकाल दिया जाएगा, और सिर्फ 25% जो सोल्जर्स होंगे उनको रखा जाएगा उनके मेरिट के बेसिस पे। 75% सैनिक जिनको निकाल दिया जाएगा उनको एक लमसम 12 लाख के करीब राशि दी जाएगी, ताकि वो फिर अपना फ्यूचर में कुछ पढ़ाई कर सके या फिर अपना कुछ बिजनेस कर सके या कुछ भी कर सके। आइए समझते हैं अब इस स्कीम के नुकसान और फायदे क्या है। तो पहले नुकसान से चालू करते हैं। सरकारी नौकरी लोग इसलिए पसंद करते हैं ताकि उन्हें एक गारंटी मिले कि उनकी सरकारी नौकरी है। उनके पास प्राइवेट कंपनी में जैसे जब कभी भी एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है, सरकारी नौकरी में एक निश्चितता रहती है कि उनकी जो नौकरी है वो सुरक्षित है। लेकिन इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि 4 वर्षों के बाद 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, सिर्फ 25% लोगों को रखा जाएगा। तो एक सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में जो एक गारंटी होती है वो यहाँ पे नहीं है इस स्कीम में। इस स्कीम में पेंशन का भी प्रावधान नहीं है, जो सरकारी नौकरी में एक मूल कारण है ज्वाइन करने का लोगों का। इसमें सर्विस के दौरान अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को भी देने के लिए कुछ प्रावधान नहीं है कि क्या मुआवजा मिलेगा, क्या बेनिफिट्स उनके घर वालों को मिलेंगे उनके शहीद होने के बाद, इसका भी कुछ क्लियर मेंशन नहीं है। टेन्योर की नौकरी में जो अग्निवीर होंगे, जो सोल्जर्स भर्ती होंगे, उनका ध्यान सिर्फ इसी तरह रहेगा कि कैसे वो अपने सीनियर अधिकारियों को इम्प्रेस कर सके, ताकि वो उनका रिक्रूटमेंट जो है कंफर्म कर दे, तो ये लोग 25% के श्रेणी में आ जाए, ना कि 75% में जो निकाले जाने वाले उस श्रेणी में रहे। तो इससे क्या होगा कि जो अब सीनियर अधिकारी होगा उनके प्रति एक चापलूसी करनी पड़ेगी, या फिर कुछ रिश्वत भी हो सकती है, करप्शन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कि वो अपने सीनियर अधिकारियों को इस तरह
मना ले कि उनकी रिक्रूटमेंट कंफर्म हो जाए और जो वो उस 75% में नहीं रहे कि जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़े। आमतौर पर जब आप नौकरी करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होता है, उसी फील्ड में बन जाता है। तो अगर आप इसी फील्ड में जाते हैं, डिफेंस सेक्टर में जाते हैं और 4 साल तक आप नौकरी करते हैं तो आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज इसी फील्ड में बन जाती है। अब 4 साल बाद जब आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो फिर आपकी जो पढ़ाई की हुई है वो भी आप भूल जाएंगे, आप फिर नया कुछ करने में आपको बहुत तकलीफ आएगी। एक यहाँ पे डीमेरिट पॉइंट सबसे ज़्यादा ये भी है कि भारत की जो सीमा लगती है वो उनकी सीमा के देश में, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे काफ़ी एक सिक्योर्ड और मजबूत सिपाही सेना की ज़रूरत है हमें। तो इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि 4 साल के बाद नौकरी रहेगी नहीं तो वापस से नया रिक्रूटमेंट आता रहेगा, तो एक जो एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स की जो कमी रहेगी वो हो जाएगी यहाँ पे। भगवान ना करे अगर कभी युद्ध लग जाए चाइना पाकिस्तान के साथ तो एक मजबूत सेना बल की जरूरत होगी सीमा पे। लेकिन अब जब इस स्कीम के तहत 4 साल बाद बार बार बदली होती जाएगी तो फिर एक एक्सपीरियंस्ड वाली जो सेना है वो हमें नहीं मिल पाएगी हमारे बॉर्डर्स। तो बात करते हैं इस स्कीम के फायदे के बारे में। वर्ष के बाद अगर आप उन 75% लोगों में की श्रेणी में आते हैं जिसकी नौकरी कंफर्म नहीं रहेगी तो उनको मुआवजे के तौर पे 12 लाख रुपए के करीब एक राशि दी जाएगी, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके या फिर कोई बिजनेस कर सके या कुछ भी अपना कर सके। सरकार का ये भी कहना है कि इन 4 वर्षों में वो एक डिसिप्लिन्ड, अनुशासित जीवन जिएंगे, उससे वो अपने आगे के फ्यूचर ईयर्स में भी एक काफ़ी मदद मिलेगी उनको अपनी एक अनुशासित जीवन जीने में। तो ये भी एक फ़ायदा है। 4 वर्ष के बाद अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट मिला जाएगा, उसका नाम होगा अग्निवीर कौशल। इस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको सरकारी नौकरी या फिर स्टेट आर्म्ड फोर्सेस में प्रेफरेंसेस मिलेगी। तो ये सरकार कह रही है कि 4 वर्षों के बाद इस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको काफ़ी प्रेफरेंसेस मिलेंगे, उनको लोन मिलने में भी काफ़ी सुविधा होगी, प्रेफरेंस मिला जाएगा। ये भी एक पॉइंट है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट को इस स्कीम से ये फायदा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ को, सीनियर आर्म्ड सोल्जर्स को बहुत ही हाई सैलरी देनी पड़ती है, हाई पेंशन देना पड़ता है। इससे डिफेंस बजट में इंडिया के हर साल कई लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इस स्कीम के तहत अब ये पेंशन लागू नहीं होगी और फिर हाई सैलरीज भी लागू नहीं होगी। तो डिफेंस बजट का एक काफ़ी पोर्शन, काफ़ी हिस्सा भारत सरकार का बच जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये स्कीम इंडिया के अलावा और किन किन देशों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो इंडिया के अलावा इस स्कीम को अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में चली जा रही है। जैसे चाइना ने अडॉप्ट किया है, यूएस ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने अडॉप्ट किया है। इजराइल जैसे देश में जहाँ पे हर समय युद्ध की स्थिति बनी रहती है, वहाँ पे अनिवार्य किया हुआ है हर युवा लड़के और लड़कियों में कि उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में कुछ महीने सर्व करने ही पड़ेंगे। जैसे लड़कों को 30 महीने तो सर्व करने ही पड़ेंगे और लड़कियों को 24 मंथ। दोस्तों ये थी इस स्कीम की पूरी डिटेल्स। आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये स्कीम इंडिया में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ऊपर देखो
कर लिया इधर से ऑफर। भैया को बोलो इधर से जाएंगे। दोस्तों, क्या आप एक यूट्यूबर है? क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर है? क्या आप अपने वीडियोस जब भी यूट्यूब पर डालते हैं कोई म्यूजिक लगाते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह हो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कूल ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने वीडियोस पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे और आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा विथ प्रूफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग योर कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपना वीडियो बना लीजिए जो भी आपका मेन कंटेंट है। जैसे ही आपका मेन कंटेंट रेडी हो जाता है, हम उसमें एडिट करके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएंगे।
उसके लिए आप पहले अपना गाना पसंद कर लीजिए, जो भी बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक, उस गाने को हम यूट्यूब में ही सर्च करेंगे जो कि कॉपीराइट फ्री हो और रीयूज अलाउड हो जिसमें। उसके लिए आपको अपना यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। वहां पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, 3 डॉट्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा क्रिएटिव कॉमन्स पे। अब आपको जो भी गाना लगाना है उस गाने को आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद क्रिएटिव कॉमन फिल्टर के अंदर आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे जिसमें कॉपीराइट फ्री होंगे या फिर जिसमें रीयूज अलाउड होंगे। तो बस सिंपली आपको उन वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप अपने वीडियो एडिटिंग ऐप से उसका म्यूजिक एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और अपने वीडियो के बैकग्राउंड में उस म्यूजिक को लगा दीजिए और फिर उस वीडियो को आप अपलोड कर दीजिए। हाँ, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि आपको वो सारे गाने नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए होंगे। कुछ गाने ऐसे भी होंगे जहाँ पे लिखा होगा कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, लेकिन जैसे ही आप उस म्यूजिक को एक्सट्रैक्ट करके अपने वीडियो में लगाएंगे तो आपको तुरंत कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और बात आती है प्रूफ दिखाने की, तो मैंने 2 म्यूजिक लगाए हैं अपने 2 वीडियोस में। एक शॉर्ट वीडियो था और एक लॉन्ग वीडियो था। दोनों का आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वैसे एक चीज और है जो बिल्कुल फ्री है, वो है ये सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज आप इसको हिट कर दीजिए। गूगल एक इतनी बड़ी कंपनी जिसे आज देश का, दुनिया का हर बच्चा जानता है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस इतनी बड़ी कंपनी को एक ऐसी कंपनी कंपटीशन दे सकती है जिससे मार्केट में आए सिर्फ 3 से 4 महीने ही हुए हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये एक ऐसा एआई है जो अपने हमारे सवालों के जवाब देता है और काफी अच्छे तरीके से देता है कि जिसे पढ़ के लगेगा ही नहीं कि कोई एआई या फिर कोई रोबोट हमें आंसर लिख के दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमने चैट जीपीटी को गूगल में ही सर्च किया और हमें ये मिल गया चैट जीपीटी। आइए इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी क्वेश्चन लिखेंगे और इसे सर्च करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम चैट जीपीटी में चैट जीपीटी का ही यूज़ जानना चाहेंगे तो हम उसी को सर्च करते हैं कि चैट जीपीटी की यूजेस क्या क्या है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने टाइप किया यूज़ ऑफ चैट जीपीटी और ये सर्च करके हमें लिख के दे रहा है कि ये क्या है और कैसे काम करता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये लिख के दे रहा है, जैसे कि किसी इंसान ने ही इसे बना के लिखा हो। आइए और सर्च करके देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कर सकता है। इस बार हम कुछ और इंटरेस्टिंग सर्च करके देखते हैं। आइए देखते हैं कि ये गूगल को हैक करने के कुछ तरीके बता पाता है कि नहीं। और लिखा है कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रोवाइड यू विद द इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू हैक गूगल और एनी अदर वेबसाइट और सिस्टम। हैकिंग इज इलीगल एंड एथिकल। दोस्तों, अब और कुछ इंटरेस्टिंग पूछते हैं। चैट जीपीटी को उसी को खुद को हैक करने के बारे में तरीका पूछते हैं। देखते हैं ये कुछ बता पाता है कि नहीं। ये लिख तो काफ़ी कुछ जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि ये सही में कुछ तरीका है कि नहीं। तो ये तो बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हैक चैट जीपीटी ऑनलाइन सिस्टम, आई एनकरेज टू यूज टेक्नोलॉजी इन रेस्पॉन्सिबल लीगल मैनर। or any other online system, I encourage you to use technology in a responsible and legal manner and to seek knowledge and skills through legitimate means such as online courses, books and other educational resources. इसके कई यूजेस अभी सामने आ रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स स्कूल्स के, कॉलेजेस के इसको अपने नोट्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं और ऑफिस में लोग एम्प्लॉयज अपने प्रेजेंटेशंस लिखने के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। तो इसके काफी यूजेस सामने आ रहे हैं। ये एआई काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब, इन सभी ऐप्स को 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में इतना टाइम लगा था और ये एआई 5 दिनों में ही अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लेता है। तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। दोस्तों, देखा आपने कैसे चैट जीपीटी हमें हमारे सवालों के जवाब देता है। हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि गूगल ने चैट जीपीटी से खतरा महसूस करते हुए एक ऑपरेशन कोड रेड जारी किया है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये कोड रेड से गूगल को क्या फायदा होगा और चैट जीपीटी को क्या नुकसान होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनाउ रघुबर बिमल जसूजो दायक फलचारी। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरे शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों को नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग, भूलोक, पातालोक में आपकी कीर्ति हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वाले को सहायक है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है तथा कंधे पर मूंज के जनेऊ शोभ्यमान है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार है। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश के संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विज्ञानी धान है। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र के उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग किया। लाए सजीवन लखन जियाये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुबीर हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय व्रत ही संभाई। हे पवनसुत, श्री रामचंद्र जी ने आपको बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। संकातिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबित कही सके कहाते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वह राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण लंका के राजा बने। पूरा संसार अभी जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन की दूरी पर सूर्य को आपको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन काम है वह सभी आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक है तो फिर किस चीज का डर नहीं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे पवन सुत, आपके महावीर हनुमान जी नाम सुनकर भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। नासय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लग रहा रहता है, उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है, उनके सब कार्यों को आपने सहेज कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, ऐसे जीवन में कोई भी अभिलाषा करे तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव जिस फल के विषय में सोच भी नहीं सकता, वह फिर भी उसे मिल जाता है, अर्थात सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका यश चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में फैला हुआ है। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं तथा दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमत लाल जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, सब प्रकार की संपत्तियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों का नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र संकट मोचन, आप आनंद मंगलमय के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सब मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, हमें कई बार बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लीजिए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको वो बेनिफिट मिलेगा। तो अब कैसे एनालाइज करें इन सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट सुइटेबल हो। तो आज के इस वीडियो में हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को एनालाइज करना सीखेंगे कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को एनालाइज करते हैं। आपको उस इंश्योरेंस एजेंट से 3 बातें बहुत ध्यान से समझनी है। पहला तो ये, आपको कब कब इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट करना है। दूसरा, आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। और तीसरा, आपको कब पेमेंट करना है और कब आपको अमाउंट मिलेगा। इस पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट का सहारा लेंगे। तो चलिए एक्सेल स्प्रेडशीट में चलते हैं। मैंने एक एक्सेल स्प्रेडशीट ली और एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन बनाई है जहाँ पे मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम 50,000 पर एनम पे करना है। और मैंने डेट ली है 31 मार्च 2020 को पहली किस्त होगी, 31 मार्च 2021 को दूसरी 50,000 की इंस्टॉलमेंट है। इसी तरह हमें आने वाले 6 सालों तक 50,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है और फिर हमें नेक्स्ट 7 ईयर्स तक कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। अब मैच्योरिटी पे जो हमें अमाउंट मिलेगी वो है 4,35,000। ये एक पूरी इमेजिनरी सिचुएशन इंश्योरेंस प्लान मैंने बनाया है अपने हिसाब। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपनी कैलकुलेशन का रेट ऑफ रिटर्न निकालना। उसके लिए हम एक्सेल में एक फार्मूला यूज़ करेंगे XIRR।
इक्वल टू XIRR देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे, फिर हम सारी वैल्यूज़ को ले लेंगे, जो भी हमारा इनफ्लो है आउटफ्लो है उन सबको हमने ले लिया है। हमने पेमेंट्स को नेगेटिव में ले लिया है और अपना जो इनफ्लो आएगा सबसे लास्ट को हमने पॉजिटिव में ले लिया है। अब हम जो अपना डेट्स का पूरा पीरियड है उस पूरे पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फार्मूला हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गेस करने बोलेगा, जो भी हम गेस करना चाहते हैं। इसमें आप कुछ भी गेस कर सकते हो, तो मैंने अभी 7 गेस किया है और ये रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल गया 4%। मतलब ये पूरी पॉलिसी इतने साल तक आप चलाएंगे और 50,000 आपको इनिशियल पेमेंट होगा और आपको मैच्योरिटी पे 4,35,000 मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस में आपका जो रेट ऑफ रिटर्न हुआ वो सिर्फ 4% हुआ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। यही अगर आप किसी FD या फिर SIP में लगाते तो आपको 4% से कहीं ज़्यादा रिटर्न मुझे लगता है कि आपको मिल सकता था। इसमें ऑब्वियसली जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क कवर है, वो हमने कंसिडर नहीं किया है कि अगर किसी की डेथ हो जाए या किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो हमने कंसिडर नहीं किया। उन सारे फैक्टर्स को अगर साइड में रख दें तो फिर अगर रेट ऑफ रिटर्न को सिर्फ आप फोकस करके देखें तो सिर्फ 4% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिला, जो कि बहुत कम है। आई होप दोस्तों आपको दी गई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम और ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। गूगल दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन, ये आज एक इतना इम्पोर्टेंट टूल बन गया है पूरे विश्व भर के लोगों के बीच कि इसके बिना अपने दिन का सोच पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इसने इतना ग्रोथ किया कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे द RBH। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल ने कैसे अपनी जर्नी तय की, कैसे इतना ग्रोथ किया और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें हम डेली यूज करते हैं। सन 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, जो PhD की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जाए जो उस समय के हिसाब से काफी एक्यूरेट और रेलेवेंट रिजल्ट्स दे उनको, जो भी वो सर्च करें। और दोस्तों यही शुरुआत थी गूगल कंपनी के फॉर्मेशन की। शुरुआत में गूगल का यूज सिर्फ एक सर्च इंजन के तौर पे होता था, लेकिन आज वो काफी आगे बढ़ चुका है। गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो हम आज डेली यूज करते हैं। उनमें से कुछ है यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और गूगल के कई अन्य प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल लेंस, क्लाउड स्टोरेज, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्टफोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इनके फाइनेंशियल डेटास को, इनका रेवेन्यू कितना है, इनका प्रॉफिट कितना है, इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इनके कौन कौन से कंपटीशन। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अंत में इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बात करते हैं गूगल के फाइनेंशियल डेटा की। फाइनेंशियल ईयर 2022 में गूगल की टोटल रेवेन्यू थी $283 बिलियन। आप इमेजिन कर सकते हैं ये $283 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें कई सारे देश की GDP आ सकती है। इसके रेवेन्यू को अगर और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इसमें $253 बिलियन की रेवेन्यू सिर्फ गूगल सर्विसेज से आ रही है और इसके गूगल क्लाउड सर्विसेज से $26 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका प्रॉफिट था $75 बिलियन, जो कि 2020 से अगर कंपेयर करें तो ये डबल हो चुका है ऑलमोस्ट 2 सालों के अंदर। गूगल सर्विसेज की मेन रेवेन्यू आती है गूगल के इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से, जैसे कि एड्स, जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड, गूगल प्ले स्टोर, गूगल सर्च, यूट्यूब, सेल ऑफ ऐप, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट और कई सारी ऐसी सर्विसेज। बात करते हैं ग्लोबली स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट की, तो गूगल अकेला 80% पूरे दुनिया का कवर करता है और गूगल के उस प्रोडक्ट का नाम है एंड्रॉयड। आइए दोस्तों अब बात करते हैं गूगल के कंपटीशन की। अगर हम गूगल सर्च की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है बिंग, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और एक याहू सर्च। इंटरनेट की दुनिया में अगर हम सर्च मार्केट को एक्सप्लोर करें तो गूगल का शेयर 92% आ जाता है, जो कि गूगल को वर्ल्ड लीडर बना देता है। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से एड रेवेन्यू की, तो गूगल का शेयर 37% है और इसका मेजर कंपटीशन माना जाता है फेसबुक, जिसका मार्केट शेयर 22% है। गूगल का एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, उसका अभी कुछ सालों में कंपटीशन उभर के आया था जिसे हम टिकटॉक नाम से जानते हैं। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में टिकटॉक गूगल का सबसे बड़ा कंपटीशन माना गया क्योंकि टिकटॉक ने अपने पहले साल में ही 700 मिलियन यूजर्स का बेस बना लिया। हालांकि टिकटॉक इंडिया में बैंड है लेकिन अभी भी ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। टिकटॉक ने अपनी शुरुआत की थी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू,
गूगल ने इसको अपना कंपटीशन समझकर गूगल ने यूट्यूब में भी यूट्यूब शॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। स्मार्टफोन मार्केट में गूगल अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एप्पल को समझता है, लेकिन एप्पल गूगल को इतना बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं समझता। गूगल का स्मार्टफोन गूगल पिक्सल के नाम से आता है, जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम में कुछ ही मिलियन कॉपीज बेची है। वही एप्पल ने 2018 में अकेले 217 मिलियन आईफोन्स स्मार्टफोन्स बेचे थे। ठीक दूसरी तरफ अगर हम स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो गूगल का कंपटीशन एप्पल कहीं नहीं आता है। गूगल का एंड्रॉयड 80% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर करता है, जबकि एप्पल का iOS काफी कम शेयर मार्केट का कवर करता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की सक्सेस कंट्रोवर्सीज के बिना कंप्लीट नहीं होती। गूगल भी कंट्रोवर्सी से काफी घिरा हुआ था। गूगल को कई बार क्रिटिसाइज किया गया है अपने यूजर्स के डेटा को मिसयूज करने के लिए, कई मार्केट में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए। वहीं एक तरफ जब कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कुछ एक्सपेंडिचर करती है, CSR करती है, वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2023 में गूगल ने 12,000 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया। गूगल के इस कांड में से काफी कंपनीज, काफी ऑथोरिटीज ने इन्हें क्रिटिसाइज किया कि आप एक साथ 12,000 एम्प्लॉइज को कैसे निकाल सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आजकल टीवी में, सोशल मीडिया में जहां देखो एक ही चीज की चर्चा हो रही है, यूसीसी की। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर क्या है ये कोड, क्यों इसको लेके इतना डिबेट, डिस्कशन, इतना बवाल हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों इसको लेके इतना बवाल पूरे इंडिया में मचा हुआ है। दोस्तों, यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ है एक समान। तो फिर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक समान कानून। हाल ही में मोदी जी के भोपाल में दिए गए एक भाषण में उन्होंने यूसीसी की चर्चा की थी। उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा था कि मान लीजिए एक परिवार है जिसके हर सदस्य पे अलग अलग अगर नियम कानून लग रहा है तो क्या वो परिवार सही से चल पाएगा। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि अगर एक परिवार के कई सारे सदस्य और सब सदस्यों पे अगर अलग अलग नियम लगेंगे तो वो परिवार नहीं चल पाएगा। इसी उदाहरण से समझाते हुए मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू की और तब से ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है। दोस्तों, यूसीसी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एक कॉमन सेट ऑफ लॉज को पूरे कंट्री में लेके आना, जिसके तहत सारे पर्सनल मैटर जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन को पूरे देश में एक तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा कानून की नजरों में। एक बात गौर से ध्यान देने की है कि इसमें किसी भी धर्म के रीति रिवाज को आहत नहीं किया जा रहा है। मतलब कि जिस भी विधि विधान से आप किसी रीति रिवाज को मानते हैं, पूरा करते हैं, उसमें ये लॉ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आइए दोस्तों, इसके इतिहास को जरा समझते हैं, इसके बैकग्राउंड को जरा समझते हैं। इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है और पूरा विश्व इसे अपने रिच कल्चर की वजह से जानता है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों के अलग अलग अपने अपने पर्सनल लॉज है। और इन्हीं अलग अलग लॉज के कारण भेदभाव और डिस्प्यूट समाज में हो जाता है। इस कोड का उद्देश्य है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, LGBTQ को भी सेम ट्रीटमेंट मिले जैसे कि आम लोगों को मिलता है। उदाहरण के तौर पे एक से अधिक विवाह करने पर अलग रिलीजन्स में अलग लॉ है। तो उम्मीद की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद एक समानता हो जाएगी डिवोर्स पे, सक्सेशन पे या फिर मैरिज पे, मल्टीपल मैरिज में इत्यादि जैसे मैटर्स पे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ पर्सनल लॉज में ऐसा है कि अगर किसी फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो सन होती है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम फादर की जो डॉटर होती है उनको उस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये कोड जो है मेल और फीमेल दोनों में समानता लाने की कोशिश करता है। इसमें दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि इस कोड में सब अच्छा ही अच्छा है, तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर इसके विरोध क्यों हो रहा है। अभी हर न्यूज चैनल में, सोशल मीडिया में इस पे बहुत ही डिबेट, डिस्कशन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है कि अगर इसमें सभी कुछ अच्छा है तो फिर ये इतना बवाल क्यों। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है इसमें धार्मिक नाजुकताओं को लेकर। अलग अलग धर्म की समाज में अलग अलग रीति रिवाज है और वही उनकी पहचान है, और कोई भी अपने धर्म या फिर पहचान के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता। दूसरा रीजन है दोस्तों ऑपोजिशन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई सरकार जो फिर फोर्स में रहती है
वो कुछ नियम या कानून लागू करना चाहती है तो ऑपोजिशन वाली सरकार उसका ऑपोज करती है। ठीक ऐसा ही हमें इस केस में भी देखने को मिल रहा है। और तीसरा दोस्तों, इस नए कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं, सबको एक साथ रह के चलना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ में कुछ ना कुछ कमी रहती है तो कुछ कुछ अच्छा भी रहता है। तो दोस्तों इस कोड को लेके कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गोवा देश का पहला स्टेट है जिसने इस कोड को अडॉप्ट किया है, पर उस कोड को कुछ अलग नाम से जानते थे। वहां इसे पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब दोस्तों गोवा में पर्सनल मैटर्स को लेके, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन को लेके पूरे गोवा के लोगों पे सेम नियम कानून अप्लाई होता है। अब दोस्तों अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब 1867 में ऐसा कुछ नियम कानून देश के किसी एक स्टेट में अप्लाई हो चुका है तो फिर बाकी स्टेट में अप्लाई होने में इतना टाइम क्यों लगा, या फिर अब 2023 में जाके इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1867 के बाद अचानक से 130-40 साल के बाद अभी इतना डिस्कशन चल रहा है। बीच में भी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफी बार आवाज उठी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। सन 1985 में भी ये काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसमें एक फेमस शाह बानो केस की सुनवाई हुई थी। दरअसल दोस्तों इस केस में हुआ क्या था, शाह बानो एक मुस्लिम लेडी थी, उनके पति ने डिवोर्स दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उनके हस्बैंड को, शाह बानो को, एक फाइनेंशियल सपोर्ट हर महीना देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग मुस्लिम पर्सनल लॉज के अगेंस्ट थी, तो इसलिए ये काफी चर्चा में उस समय रहा। और दोस्तों राजीव गांधी सरकार को इसे वापस ओवररन करना पड़ा, क्योंकि राजीव गांधी किसी रिलीजन रिलेटेड पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड एक पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को काफी सपोर्ट किया है और उनका फर्स्ट ड्राफ्ट भी करीब करीब रेडी हो चुका है। और अभी आने वाले दिनों में इस फर्स्ट ड्राफ्ट के बारे में काफी चर्चा होगी और हो सकता है कि इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों आपका इस यूसीसी को लेके क्या ख्याल है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की इस दुनिया में जहां सभी लोग अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाना चाहते हैं और दूसरे के धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं, कोई कहता है कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, कोई कहता है कि उसका धर्म सबसे नीचे है। लेकिन दोस्तों एक धर्म ऐसा भी है जो बिना किसी शुल्क के निस्वार्थ भाव से, बिना किसी की जात, धर्म, नाम पूछे उन्हें भोजन की मुफ्त सेवा उपलब्ध कराता है। आप में से कई लोगों ने तो इस धर्म की सेवाओं का लाभ भी उठाया होगा और काफी लोग तो इस धर्म को बिलोंग भी करते होंगे। मैं बात कर रहा हूं सिख समुदाय की, और उनके सोसाइटी के प्रति दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन है, एक गुरुद्वारा, दूसरा है लंगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे द आरबी एज। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिख समुदाय के दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, एक है गुरुद्वारा, दूसरा है लंगर। इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है द गोल्डन टेम्पल अमृतसर को। कहा जाता है कि गुरु नानक जी, जो कि सिख समुदाय के पहले गुरु थे, वो इस जगह पे आके ध्यान करते थे। उनके बाद सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जन ने सन 1581 में स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। इसे बनने में लगभग 8 वर्ष लग गए थे। इस गुरुद्वारे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे शरणार्थियों को बिना उनके धर्म, नाम, जात पूछे रहने और सोने की अनुमति दी है। इस गुरुद्वारे का काफी अद्भुत नजारा है। कहा जाता है कि ये पूरा सोने से बना हुआ है। दोस्तों सोच सकते हैं इतना बड़ा गुरुद्वारा और वो भी सोने से बना हुआ। अगर आप इस गुरुद्वारे में नहीं गए हुए तो मैं कहूंगा कि आप जरूर एक बार से इस गुरुद्वारे में विजिट कीजिए और इनकी सेवाओं का लाभ उठाइए। दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिख कम्युनिटी का समाज के प्रति, वो है इनका लंगर। लंगर को एक कम्युनिटी किचन नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी किचन मतलब एक कम्युनिटी जो इस पूरे किचन को मेंटेन कर रही है। यहाँ पे सबको फ्री में भोजन दिया जाता है जो भी इसमें जाना चाहे। लंगर की शुरुआत सिखिज्म में बहुत ही एक नोबल कॉज के लिए हुई थी। समाज में रह रहे उन व्यक्तियों को जो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं कर पा रहे थे, उनको मुफ्त भोजन सेवाएं देने के लिए, बिना उनका नाम, धर्म, जात पूछे। अब सोच सकते हैं ये समाज के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस लंगर का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। कुछ वॉलेंटियर्स आएंगे अपने स्वेच्छा से और इसमें खाना बनाएंगे और सभी को ये खाना उपलब्ध कराएंगे जिनको भी खाने की आवश्यकता है। यहाँ पे खाना आपको वेजिटेरियन मिलेगा और वेजिटेरियन के साथ साथ ये खाना बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है। देखा जाए तो लंगर का प्रिंसिपल है इक्वालिटी। यहाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस बिरादरी से हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है और आप फ्री में खाना भी खा सकते हैं।
जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सबसे इंटरेस्टिंगली इसमें जो भी खाना बना रहे हैं वो सब वॉलेंटियर्स है, मतलब कोई भी पेड स्टाफ या पेड सैलरी नहीं दी जा रही उनको। सेल्फलेस सर्विस और कम्युनिटी स्पिरिट का बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल पेश किया है सिख समाज के लोगों ने। और यहाँ पे पूरे साल 365 दिन फ्री फूड की सर्विसेज दी जाती है। दोस्तों, और कौन से धर्म के कौन से मंदिर या कौन से मस्जिद है जहाँ पे आपको पता है कि ऐसी सेवाएं दी जाती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी और तनावग्रस्त जिंदगी में हर कोई चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, मैं खुश रहूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टिप्स शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं, खुशी सुखी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने डाइट पे फोकस करना होगा। अच्छी डाइट मेंटेन करने से आप एक हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे और कई बीमारियों से दूर भी रह पाएंगे और अपना दिन भर एनर्जी लेवल भी आप हाई रख पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आप अच्छी डाइट मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये डाइट में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम कीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कई सारे पोषक तत्व रहते हैं जो आपको स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। दूसरी टिप दोस्तों, आप होल ग्रेन को कंज्यूम कीजिए। होल ग्रेन में काफ़ी फाइबर रिच होता है। होल ग्रेन्स खाने से आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ रहेगा और आप अपनी डाइट को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। इनमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी, मिनरल्स काफ़ी मौजूद रहते हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे अपने हेल्दी डाइट को मेंटेन करने में। नेक्स्ट दोस्तों, आप ज़्यादा तला हुआ डीप फ्राइड जिसको बोलते हैं खाना कम कीजिए और आप अपना शुगर कंजम्पशन भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितना आप अच्छा पानी पिएंगे दिन भर में, उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। एक दिन में कम से कम आपको 8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। मैं पर्सनली दोस्तों उठने के साथ साथ ही 1 लीटर एक बोतल लेके बैठता हूँ और 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं पूरे दिन में कहाँ रहूँगा, किस हालत में रहूँगा, मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, पानी पीने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह उठने के साथ साथ मैं 1 बोतल पानी कंज्यूम कर लेता हूँ, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। आपकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिसे करने में आपको पर्सनली काफ़ी मज़ा आए। जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं। मैं पर्सनली दोस्तों योगा करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये घर बैठे बैठे हो जाता है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है और इसमें आपको ज़्यादा पसीना भी नहीं आएगा। आप अपनी एक्टिविटी को एक टाइम में लाने की कोशिश कीजिए। टाइम का मतलब ये नहीं कि डेली सुबह मैं 9 बजे उठ के करूँगा या डेली सुबह 6 बजे उठ के मैं करूँगा। टाइम का मतलब है कि आप एक टाइम ब्रैकेट में ले लीजिए, जैसे कि मुझे नाश्ता करने के पहले करना है, या फिर मुझे दोपहर लंच के पहले करना है, या फिर मुझे ऑफिस से आने के बाद शाम को 1 घंटा टाइम देना है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं एक्सरसाइज करने में तो शुरुआत में आप कम टाइम दीजिए इसमें, धीरे धीरे फिर अपने टाइम स्पैन को बढ़ाइए। अगर आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टार्टिंग में 5 मिनट ही कीजिए, 5 मिनट से बढ़ के 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट से बढ़ के 15 मिनट कीजिए, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंसान को दिन में 24 आवर्स मिलते हैं। 24 आवर्स में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालना है। दोस्तों, आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि ये एक मोनोटोनस रूटीन नहीं बन जाए, डेली बोर्डिंग नहीं बन जाए। जैसे कि मान लीजिए आज योगा कर लिया तो कल रनिंग कर ली, फिर परसों जॉगिंग कर ली। इससे अलग अलग एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, मेंटल हेल्थ का जितना आप ध्यान रखेंगे उतनी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप उतना ही काल्म रह पाएंगे, आप उतनी अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला टिप आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आपको हार्ड लगता है तो आप एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको बस अपनी आईज को क्लोज करना है और लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। जैसे जैसे आप ब्रीथ करेंगे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, आप कैसे सांस छोड़ रहे हैं। बस इस दौरान में आपको और कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपका मेंटल स्टेट 0 स्टेट में होना चाहिए। इनिशियली आप जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे आपको काफ़ी थॉट्स आएंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होते जाएगा। दूसरी टिप आती है दोस्तों अलग अलग लोगों से मिलना। जितना आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, आप उतने अलग अलग लोगों के विचारधाराओं से मिलेंगे, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और उतना आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज कीजिए। सोशलाइज का मतलब मैं सोशल मीडिया से नहीं बोल रहा हूँ। सोशलाइज का मतलब आप जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, बाहर लोगों से मिलिए। फिर दोस्तों अगली टिप आती है अच्छी नींद लेना। नींद लेने के लिए आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझिए।
किसी की बॉडी ऐसी होती है कि उसे 8 घंटा 9 घंटा नींद चाहिए होती है, और किसी की बॉडी ऐसी होती है कि वो 4 घंटे नींद लेके भी पूरा दिन एक्टिवली फ्रेशली काम कर सकता है। तो दोस्तों कोई थंब रूल नहीं है कि एक इंसान को 8 आवर्स की नींद चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में 8 आवर्स अगर आप सो के निकाल लिए तो मतलब आपका 1/3 ऑफ द डे या फिर 1/3 ऑफ द लाइफ आपकी नींद में ही जा रही है। तो दोस्तों 8 आवर्स का कोई थंब रूल नहीं है, आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझिए। अगर आपकी बॉडी परमिट करती है तो आप 5 आवर्स नींद लेके भी पूरे दिन एक्टिवली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप दोस्तों, अगर आप किसी भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो आप उस प्रॉब्लम को अपने आप तक सीमित मत रखिए, आप डिस्कस कीजिए। आपको जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है आप उससे जाके डिस्कस कीजिए, उससे जाके बात कीजिए। और लास्टली दोस्तों, आप खुद के लिए समय निकालिए, आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिसमें आपको मजा आए, आप अपने आप को टाइम दीजिए। और दोस्तों रोज रात को सोने के पहले आप शुक्रिया अदा कीजिए, आप थैंक यू बोलिए उस चीज़ का जो आपके पास है, जो आपको मिली है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, अच्छी फैमिली मिली है, अच्छी वाइफ मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं, कुछ भी हो सकता है वो। ये करने से आपका एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जो आपको पहले से पता नहीं था। इट्स जस्ट दैट वी नीड ए रिफ्रेशर। ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में पढ़ाई करने के बाद एक रिवीजन करना पड़ता है, वैसे ही ये वीडियो आपके लिए एक रिवीजन का काम करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।